जी जनाब, हमारे होमवर्क में दो क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन नंबर इसका 18 था और दूसरा क्वेश्चन नंबर 31 था। पहले इसको डिस्कस करते हैं। पहले तो आपने डिस्कस कर दिया ना, मुझे क्या किया आपने इसके साथ वो भी देखते हैं। क्वेश्चन कब आया था पेपर में? ऑटम 16 में, और 17 मार्क्स का आया था। और प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन ऑफ केई बुक्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 16। सबसे पहले इसका फॉर्मेट लिखना जरूरी है। जब उसने पूछा है कि एंट्रीज पास करना है तो फॉर्मेट के बगैर हम क्यों एंट्री पास करेंगे? तो सबसे पहला काम आपने करना है कि ऊपर क्या लिखेंगे? कामरान एंटरप्राइज। फिर उसके बाद याद आया कुछ जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट? यहां पर हम लिखेंगे डेट, यहां पर डिटेल, पर्टिकुलर या डिस्क्रिप्शन, डेबिट, क्रेडिट, रुपीज एंड मिलियन है। हाँ जी जनाब, सबसे पहले तो आपने ये फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट बनाए बगैर सवाल हल नहीं करना। अब आ जाओ जरा सवाल के ऊपर। पहली ट्रांजैक्शन पहले कहता है कि जनाब 1715 को आपका पहली बात है रेट था 10%। सवाल तो सबने पढ़ लिया ना। रेट है 10%, मेथड है रिटर्न डाउन वैल्यू। और 15 जुलाई का आपका एसेट में ड्रॉडाउन पड़ा था 75 मिलियन, और तब की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपके पास है 17 मिलियन। ये तो आपका हो गया ना एक तरह का ड्रॉडाउन। अगर लेजर बनाते तो, लेजर तो बनाना ही नहीं है, हमने तो एंट्रीज पास करनी है। आ जाओ जरा 1 अक्टूबर। कहते हैं पूरे साल के एंड तक 1 अक्टूबर 15 को पहला काम हुआ क्या कि आपने एक 15 मिलियन की मशीन खरीदी जिसके ऊपर 3 मिलियन रेनोवेट करवाया। सेकंड हैंड मशीन खरीदी है तो सेकंड हैंड को रेनोवेट करवाने का खर्चा उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाता है। बात समझ लगी ना? और वो कहता है जो 3 मिलियन है उसमें 25% कंज्यूमेबल है। कंज्यूमेबल मतलब रूटीन का इस्तेमाल होने वाला। तो इसका अगर हम 3 का 25% लें 0.75। अब हम जब इसकी एंट्री पास करेंगे तो डेट की जगह लिखेंगे 1 अक्टूबर 15। हमारा एसेट डेबिट हो जाएगा पीपीई डेबिट 17.25 मिलियन से। कैसे? 15 मिलियन उसकी कॉस्ट, 3 मिलियन का 75% मतलब 25% तो कंज्यूमेबल है ना, तो 75% उसका एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, तो वो बनता है 2.25। ओके की बात। और आपने कंज्यूमेबल कितना है अगर आपने कंपाउंड एंट्री पास करनी है 0. और आपका कैश या बैंक कितना हो गया 80। ये है आपकी पहली ट्रांजैक्शन। अपनी ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड देख लें। हाँ, आप इसको अलग अलग भी पास कर सकते थे। पीपीई टू कैश 17.25, कंज्यूमेबल टू कैश 0.75। अगर सिंपल एंट्री पास करनी है तो इस तरह से, वरना कंपाउंड एंट्री पास कर लो। दूसरा पॉइंट तो बिल्कुल ठीक था। 1 नवंबर 15 को केई ट्रांसफर्ड मशीन हैविंग लिस्ट प्राइस 10 मिलियन फ्रॉम इट्स ट्रेडिंग स्टॉक टू इट्स डिपार्टमेंट। लो जनाब, ट्रेडिंग स्टॉक में एक मशीन पड़ी है, वो उठाई है और किस में ट्रांसफर कर दी? अपने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। क्या करेंगे? उसकी लिस्ट प्राइस 10 मिलियन है। क्या हम भी 10 मिलियन से अपना एसेट खुद खरीदेंगे? क्या वो भी सेल वैल्यू पे खरीदेंगे? नहीं। किस वैल्यू पे आ जाएगा? कॉस्ट पे। तो उसकी कॉस्ट है कितनी? कहता है कॉस्ट है कॉस्ट प्लस 25%, तो आपके पास 10 मिलियन है। ये सेल प्राइस है।
सेल प्राइस कॉस्ट प्लस 25% है तो 125 और आपको चाहिए 8। ठीक होगी बात? लो जनाब, आपकी एंट्री क्या होगी? 1 नवंबर है, एंट्री क्या पास होगी? एंट्री बता। पीपीई डेबिट परचेजेस या स्टॉक 8। हाँ जी, ओके, यहां तक आगे चले। अब आ गई ये ट्रांजैक्शन। 1 जनवरी 16 certain worn out parts of a plant were replaced at a cost of rupees 4 million. आप क्या कर रहे हो? रिप्लेस कर रहे हो पार्ट्स। जब कोई सिग्निफिकेंट पार्ट रिप्लेस करते हैं ना, चाहे उससे एसेट की लाइफ बढ़े या ना बढ़े, वो एसेट की कॉस्ट में ऐड होता है। जब कोई सिग्निफिकेंट पार्ट रिप्लेस करते हैं तो वो एक्सपेंस नहीं होता, चाहे उसकी लाइफ बढ़े या ना बढ़े, वो क्या होता है? एसेट की कॉस्ट में ऐड होता है। तो इसकी एंट्री जो आप पास कर रहे थे ना, एसपीएल टू कैश, तो वो गलत है। इसकी एंट्री पास होनी है पीपीई टू कैश। वो 3 सूत्रों में एक्सपेंस होते हैं ना जो एसेट की कॉस्ट में ऐड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उज़ैफा हो 3 ऐसे खर्चे जो बाद में आने वाले खर्चे जो एसेट की कॉस्ट में ऐड होते हैं। एक जिससे लाइफ बढ़ जाए, एक एफिशिएंसी बढ़ जाए, और एक कोई पार्ट रिप्लेस करो। तो ये पार्ट ही तो रिप्लेस हो रहा है। अब आप कहोगे इसके सर ये सिग्निफिकेंट तो नहीं लिखा हुआ। वो भाई 40 लाख का पार्ट कुछ सिग्निफिकेंट ही नहीं है। 4 मिलियन का मतलब यही है ना, 40 लाख। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, मतलब 40 लाख का। हाँ, अगर वो पार्ट ना कहता, वो रिपेयर कहता, तो फिर हम उसका कुछ ना करते। उसने पार्ट का है। हाँ, कुछ छोटे मोटे अगर कंज्यूमेबल पार्ट रिप्लेस करता है ना, तो वो नहीं। तो इसकी एंट्री मेरे भाई ऐसे समझना जैसे ये एडिशन है। तो 1/1/16 पीपीई डेबिट कैश क्रेडिट 4 मिलियन। ये सवाल कितने लोगों का ठीक है? मतलब ये वाली एंट्री उसने कितना अच्छा लिखा। यहां पर लिखा सिग्निफिकेंट पार्ट रिप्लेस किया है, और आगे लिख दिया कि ना तो इससे एफिशिएंसी बढ़ रही है, ना इससे लाइफ बढ़ रही है, ताकि पूरी तरह लोग धोखे में आ जाए। तो आप लोगों ने पार्ट रिप्लेसमेंट वाली कंडीशन को भूल गए। फिर कहता है कि जो पुराने हैं ना, हमने उसको ना स्क्रैप के तौर पर बेच दिया है। तो ठीक है, स्क्रैप के तौर पर अगर बेच दिया है तो आपको तो कैश मिला होगा, और स्क्रैप सेल्स क्रेडिट। आज स्क्रैप सेल्स भी कह सकते हो, इसकी जगह एसपीएल भी लिख सकते हो। इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, जो मर्जी लिखो। कितनी अमाउंट? 0. फिर हुआ ये कि 1 मई 16 को प्लांट वाज डैमेज्ड एंड रिमेन्ड इनऑपरेटिव फॉर 1 मंथ। के ही स्पेंड 3 मिलियन टू रिपेयर टू रिस्टोर द वर्किंग कंडीशन। देखिए, पहली दफा वर्किंग कंडीशन में लाने के खर्चे एसेट की कॉस्ट में ऐड होते हैं, लेकिन बाद में एसेट डैमेज हो जाए ना, उसको वर्किंग कंडीशन लाने के खर्चों को रिपेयर बोलते हैं। पहले वाले खर्चे कंपल्सरी एक्सपेंसेस होते हैं, दूसरे वाले जो बात ये तो रिपेयर करवा रहे हो, आप कैसे डैमेज हो गया था, तो ये सारे के सारे रिपेयर एक्सपेंस हो। ना तो इससे लाइफ बढ़ रही है, ना इससे एफिशिएंसी बढ़ रही है। तो क्या करेगी इसकी एंट्री? रिपेयर टू कैश। 1 मई 16 रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। कितनी अमाउंट से? 3 मिलियन। अपना सॉल्यूशन भी जिसने किया सामने रखे ताकि उसे आइडिया हो जाए गलतियां कहां पर हुई हैं। जी लास्ट वन। 1 अप्रैल 16 मशीन व्हिच वाज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 12 कहता है जिसको खरीदा था उसने 2012 के अंदर फॉर रुपीस 12 मिलियन was completely damaged and was sold only for rupees 1.2 million। लो जब डिस्पोजल हो गया, डिस्पोजल से बेचने को क्या याद रखिए, अगर आपका एसेट आपके पास से जा रहा है ना, वो डिस्पोजल है। एक नंबर 1 डिस्पोजल होता है सेल कर देना, एक्सचेंज कर देना भी डिस्पोजल है।
घर वालों के लिए यदि विथड्रॉ कर लेना वो भी डिस्पोजल होता है, डैमेज हो जाए खत्म हो जाए वो भी डिस्पोजल होता है। तो सिंपल डिस्पोजल की एंट्री पास करेंगे 1 अप्रैल 16 को 1416। पहले क्या करेंगे, कैश कितना आया उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड कर लेंगे और पीपी क्रेडिट। पीपी कितनी अमाउंट से क्रेडिट होगा भला? 12 मिलियन से। लो जी, इसके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड कर लेंगे, जो डिफरेंस आ जाए वो गेन या, तो फाइंड करो जरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। 1712 को खरीदा और 1 अप्रैल 16 को बेचा। तो वैसे भी एक अपने एंटी डेप्रिसिएशन के पास करनी है ना, तो ये छोड़ दो, अभी जब डेप्रिसिएशन फाइंड करेंगे तो ये इसका काम भी साथ ही हो जाएगा। 31 दिसंबर 16 डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड। लो मेरे भाई 17 मार्क्स का सवाल था पेपर। सिर्फ अब हमारे पास क्या रह गया, डेप्रिसिएशन फाइंड करके रिपोर्ट करनी, बाकी सवाल हो चुका है। तो डेप्रिसिएशन अगर 10 नंबर का तो नहीं हो सकता ना, डेप्रिसिएशन फाइंड 5 नंबर का होगा मैक्सिमम। तो सवाल जब आप करते हो ना तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जो आपको लगता है फजूल तरीन है, वो भी आपको नंबर दे जाते हैं। तो करो जरा, हाँ जी, डेप्रिसिएशन फाइंड कर लें फिर। डेप्रिसिएशन फॉर 2016 1715। ब्रॉडन की बुक वैल्यू में से डिस्पोजल की बुक वैल्यू माइनस करनी है। ब्रॉडन की बुक वैल्यू में से डिस्पोजल की बुक वैल्यू माइनस करनी है। डिस्पोजल कितने हैं? एक तो ये है और एक ही है, दूसरा कौन सा है? दूसरा कौन? वो बेचा तो नहीं है, ये तो उसका उसमें से पार्ट रिप्लेस किया, बेचा नहीं है। उस 25 मिलियन का वो एसेट था वो तो नहीं बेचा, उसका कोई पार्ट रिप्लेस किया। ठीक है, तो जनाब डिस्पोजल एक ही है और वो है 1.12 मिलियन का। तो इसकी इधर ही बुक वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। किस डेट तक बुक वैल्यू फाइंड करेंगे? 30 जून 16 तक या 30 जून 15 तक? पिछले साल के एंड तक। हमारा साल है 30 जून 16, तो हमने इसकी बुक वैल्यू किस दिन तक फाइंड कर लेंगे? और माइनस करने के लिए हमें साल के शुरू की बुक वैल्यू चाहिए होती है, तो निकालो जरा। बुक वैल्यू का फार्मूला कॉस एंड 1 माइनस आर की पावर टी, 12 मिलियन। रेट क्या है? 0.90 की पावर कितने बनते हैं? 2013 से एक साल, 2014 2015 3 साल, 8.74। आगे बुक वैल्यू चले जी। डिस्पोजल की बुक वैल्यू, ब्रॉडन की बुक वैल्यू कितनी है? 75 मिलियन माइनस 17। इनको माइनस कर दे तो कितना आ गया? 58। 58 माइनस जो अभी फाइंड की है वो कितनी है? 8.74। 8 मल्टीप्लाइड बाय 10%। ठीक होगी बात? ला जी आंसर बता दो इसका। 4.925। फिर उसके बाद डिस्पोजल को लिख लो 4.8 8.748 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय किस डेट को बेचा? नहीं अप्रैल। अच्छा अप्रैल 2016 है, अप्रैल 2009 मंथ, क्योंकि हमारा ईयर का स्टार्ट कब है? 1 जुलाई 15। बताया जरा कितना आंसर आ गया?
0.65 656 1 को तोड़ो। अब एडिशन आ गया। एडिशन कितने? 3। कौन सा वाला? एक एडिशन वो जो सेकंड हैंड चाइना से खरीदा है, दूसरा वो जो स्टॉक से निकाला है, और तीसरा जो पार्ट रिप्लेस किया है। ये सारे के सारे हमारे एडिशन है। तो सबसे पहला एडिशन, पहले एडिशन की डेट क्या है वाला? 110 17.25 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 9/12 कितना? 1.29375। दूसरी एडिशन की डेट क्या है? 1/11/15 कितने का था वो? 8 का 10% मल्टीप्लाई बाय 8/12 कितना? 0.53। वो बस छोड़ो यार। और लास्ट वन 14 नहीं, वो तो 1160 4 मिलियन 6/12 कितना आ जाएगा? 0.2। चले जी, प्लस करें। हमारे पास डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है 0.2 7.6045 कर लेते हैं। हाँ जी जनाब, ये हमारी आगे डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। एक चीज रहेगी बस, वो क्या है? हो गया। जा नहीं रहा। इस सनी को दबा दे। किसको? वो जो नीचे 40 डिग्री आ रहा है उसको दबा। तुम्हें क्या लग रहा है? उसी को जो दबाया था तो आया था। उसको बस दबाए चला जाएगा। सर वो जो एरो बनाया उसको भी दबाए जाए। ये कुछ और ही आई जा रहा है। वो ऊपर वो जो वो राइट एरो बना उसको दबाए। हम सर इसको नहीं। यहाँ पे तो चलो ये चला जाएगा अभी। सर वो जो ऊपर 3 बने हुए हैं ना, तुम जो बना वो जो ऊपर लीडर बोर्ड वो बना हुआ उसको दबाए। ये टॉप पे जाए, जहाँ पे ये विडो लिखा हुआ है राइट पे जाए। ये राइट राइट ये वो थर्ड वन इसको दबा दो। वो ये इसको तो दबाया था। सर ये आपका लैपटॉप खराब हो गया। अल्लाह वो उधर कुछ खुलता जा रहा है। हो गया।
चलिए डिस्पोजल की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताएं जरा, डिस्पोजल की अक्यूमुलेशन क्या है? 3 पॉइंट, वो कैसे फाइंड की? बुक वैल्यू उसका अक्यूमुलेशन का फार्मूला आता है ना, बल्कि बुक वैल्यू का फार्मूला लिख लें। क्या आया था उसका बुक वैल्यू का, क्या फार्मूला बनता है? कॉस्ट इनटू 1 माइनस आर टी, आर की पावर टी। कॉस्ट कितना है? 12 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 0 पॉइंट, ये तो पहले फाइंड कर लिया था, वो बुक वैल्यू फाइंड की थी ना। हाँ तो बस उसकी डेप्शन फाइंड होगी। अच्छा मुझे बताया डेप्शन कितनी आ गई? डेप्शन फॉर द ईयर कितनी आई? 7.605, 7.605। और अक्यूमुलेटेड डेप्शन बता दें डिस्पोजल की, और पिछली डेप्शन फाइंड की थी प्लस फॉर द ईयर। मैं फाइंड करके दे देता हूं कि शायद कोई भाई साहब नाराज ना हो जाए। और ये आई है ना वैल्यू, ये उसकी बुक वैल्यू है। क्या है मुझे लगता है कुछ चीज। चलें जी बताएं, हमारे पास 12 मिलियन थी माइनस 8.748, ये अक्यूमुलेट बुक वैल्यू थी। इसका डिफरेंस लिया तो कितना आया? 3.252। इसमें प्लस कर देंगे ये वाली 0 पॉइंट, और ये पता है ना सबको, या ये भी बताने की जरूरत है, जो एसेट बेचा है उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी आ गई? 3.8 कुछ आगे, बस इतना ही काफी है। एसपीएल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कितना आ गया? 6.9। ये आपका जनाब आंसर आ गया। आप इसको चेक कर लें जरा। आगे कंप्लीट। इसमें देखें कहां कहां पे आपने गलतियां की हैं। सारा ठीक था? डेप्रिसिएशन कैसे ठीक आ गई थी? 4 मिलियन तो आपने उसमें ऐड ही नहीं किया होगा। पहली एंट्री गलत है। चले जी एमजीई वाला तो सवाल देख लेते हैं, चलो उसको भी एक नजर। क्वेश्चन नंबर 31, तो इतना सवाल मुश्किल तो नहीं था वो। टेस्ट आपका हो गया? चलें जी 31 पे आए। कहता है आपके पास इसमें करना क्या था, इसमें लेजर्स बनाने थे। फिक्स एसेट का लेजर, अक्यूमुलेट ऑप्शन का, और प्रॉफिट एंड लॉस मतलब डिस्पोजल का लेजर। प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें मैंने एक नई चीज सिखानी है, एक्सचेंज को लेजर के अंदर कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, एक्सचेंज को लेजर के अंदर कैसे लिखना है। ठीक हो गया? चलिए जी जाग जाएं, मैंने पहले आपको किसी को नहीं जगाया, सिर्फ जब मैं एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन लिखने लगूं ना तब जाग रहे हैं बस। ओपनिंग बैलेंस आपके पास है 100,000 और अक्यूमुलेटेड ऑप्शन है 33,000। कहता है जनाब दूसरा पॉइंट मैंने क्रॉस इसलिए कर रहा हूं कि इसका सवाल के साथ कोई ताल्लुक नहीं, ये सिर्फ बताया हुआ है कि एक एसेट खरीदा था 2008 को 20,000 का, बाकी सारे एसेट खरीदे थे जब बिजनेस शुरू किया था। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है, ये भी बस इंफॉर्मेशन है। सवाल यहां से शुरू हो रहा है पॉइंट नंबर 4 से, और हमारा स्ट्रेट लाइन बेसिस है। कहते हैं एसेट एक्वायर्ड ऑन 1 जनवरी 2005
whose net book value on 30th June 2750 was sold for rupees 1500. Gain हुआ लॉस? वो कहता है वो एसेट जिसकी बुक वैल्यू 2750 है और 1500 का बेच दिया, क्या था? लॉस। डन। लेकिन इसकी कॉस्ट कितनी है, कैसे पता चला? फार्मूला लगा लो। जब कॉस्ट ना गिवन हो दो तरीके होते हैं, एक या तो 100 लेट करके हल कर लो, ये पढ़ा है ना 100 लेट करने वाला, या नहीं? 100 लेट करके नहीं सिखाया तो बताना था ना। चलो वो फिर आज में नहीं, आज टाइम थोड़ा है, कल मुझे याद कराना, ठीक है? 100 लेट करके ये दो तरीके होते हैं कि वो जो दूसरा तरीका है वो ज्यादा रिलायबल है, इसमें तो कभी कभी आप भूल भी जाते हो। चले जी, 2750 हमारे पास नेट बुक वैल्यू है और 1500 पे बेच दिया। हमने कॉस्ट कैसे फाइंड की? मेथड है स्ट्रेट लाइन और रेजिडुअल वैल्यू भी नहीं है, फिर तो बहुत ही आसान जिंदगी हो गई। बुक वैल्यू का फार्मूला होता है कॉस्ट इनटू 1 माइनस आर्ट। बुक वैल्यू गिवन है 2750, कॉस्ट हमने फाइंड करनी है 1 माइनस रेट है 10%, और टाइम कितना बनता है? 1 जनवरी, 4.5 साल। कॉस्ट वाला फाइंड क्यों किया पता है हसीब? कॉस्ट क्यों फाइंड किया? स्ट्रेट लाइन मेथड है, डेप्रिसिएशन लेने के लिए भी चाहिए होती है और लेजर के लिए चाहिए होती है। अगली बात, 1 जुलाई 9 को एक एसेट था जिसको आपने खरीदा था 2000 का, जब बिजनेस शुरू किया था आपने एक्सचेंज किया किसके साथ? जिस एसेट की वैल्यू 1200 है, और चेक कितना दिया? ये तो हमने काम पढ़ लिया ना, ये एक्सचेंज के अंदर ही पढ़ लिया था जब एक्सचेंज के सवाल किए थे ना। इसकी अगर मैं एंट्री पास करूं तो क्या करूंगा? नया एसेट डेबिट 1200 से, ओल्ड एसेट क्रेडिट 2000 से, बैंक 800 से, और एक्यूमुलेटेड डेप्शन फाइंड करनी पड़ेगी। वो फाइंड कर लेंगे, 900 आ रही है, वैसे मैं फाइंड भी करवाता हूं, और जो डिफरेंस आ जाए वो गेन आएगा या लॉस। आखिर में लिखता है कि जनाब वही कि ट्रांसफर टू इट्स फैक्ट्री विच हैड बीन इंक्लूडेड इट्स ट्रेडिंग शॉप। 15,400 उसकी लेबल प्राइस है और जीपी कितना है? 40% ऑफ कॉस्ट, तो 15,400 को 140 पे डिवाइड करके, लो जी सवाल हो गया। बनाने इसके लेजर है, जो कहे वही बनाओ। आओ जरा देखो, एक बात मैं आपको कहूं, क्योंकि ये जो मौसम चेंज हो रहा है ना, इससे आप लोगों की एफिशिएंसी भी अफेक्ट होगी, ठीक है? जब एसी की हवा और हबस मिक्स होता है तो सुस्ती क्रिएट करता है, और सुस्ती से मुराद ये है कि आपको आंखें खोलने में प्रॉब्लम आएगी, और ये बात सच है। अगर आप कहोगे ना नहीं नहीं हम तो बहुत ही बात ना, ये है हकीकत है। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को ना, जब थोड़ी सी नींद आने लगे तो जैसे भी उठाओ, अपने आप को उठाओ, साथ वाले को क्या तो थप्पड़ मार दे, खुद को ऐसे ऐसे, ये नहीं, अपने आप को एक्टिव रखने का तरीका है। और अगर आप कहोगे कि हमें नींद नहीं आती, तो मैं कहता हूं कि ये फिर बहुत ही कोई अल्लाह ताला की खास रहमत है। अदरवाइज ये मौसम की रिक्वायरमेंट है कि जब हम किसी, जितनी ज्यादा हबस हो ना जिस जगह, इसकी मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं। जो लोग देहातों में रहते हैं, जब वो लोग, क्योंकि बाहर ग्राउंड में सोते हैं रात को, यानी खुले सेहन होते हैं तो वहां सोते हैं, तो जब वो सुबह उठते हैं ना तो उनके जिस्म में थोड़ी सी भी सुस्ती नहीं होती। लेकिन शहरों के अंदर लोग कमरों में सोते हैं ज्यादातर। हाँ, कुछ लोग हैं कि जिनको वो कहते हैं जी को कमरे में सोने नहीं देता, वो छत पे चले जाते हैं, वो एक अलग बात है, बट ज्यादातर कमरों में सोते हैं। तो अगर सुबह उनसे उठा नहीं जाता, मतलब यह है कि ऐसे लगता है कि जैसे ख्वाब में किसी ने आकर ना चित्रोलॉजी कर गया, मतलब जिस्म में वो थकावट दूर नहीं होती। वो उस एनवायरनमेंट का कसूर है। रात को आप कूलर या वो एसी का इस्तेमाल करते हैं, या इवन के पंखा,
लेकिन कमरा है ना, उसके अंदर हबस क्रिएट हो जाती है। तो बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसा है कि जब हम लोग यहाँ पर इस एनवायरनमेंट में बैठते हैं ना, क्योंकि कोई एग्जॉस्ट तो होता नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए अपने आप को एक्टिव रखने के लिए ना आपको अपने साथ भी एक जंग लड़नी पड़ेगी कि हम जी किस तरह से हम अपने आप को एक्टिव रख बैठे। ठीक है, एक तो मैंने रोला डाला हुआ है, वो रोला थोड़ा आपको इतना इफेक्टिव नहीं लगेगा जब ज्यादा हबस हो जाती है, इसलिए आपने अपने आप को भी थोड़ा एक्टिव रखना, ये ना कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिस हो जाए नींद की हालत में। क्योंकि आपकी हालत में देख रहा हूं, जिस मुश्किल हालात में आप आंखें खोल के बैठे हो, बहुत मुश्किल हो रही है आंखें खोलने में, तो दिमाग का क्या हालात होंगे। आंखें तो चलो नजर आ रही हैं, चले जी। और उन लोगों का क्या हाल होगा जो रात को सोए नहीं होंगे। कहते हैं हम रात को 2-3 मिनट पढ़ते हैं, ये ना रात को पढ़ने वाला लॉजिक मुझे वैसे आज तक नहीं समझ लगा। सबसे पहले अच्छा जो नाम यहां पर इस्तेमाल होगा ना, हमने वही इस्तेमाल करना है। यहां पर उसने कहा फिक्स्ड एसेट, तो हमने फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बनाएंगे, यहां पर पीपी का नहीं बनाएंगे। लो मेरे भाई, सारा काम हम कर चुके हैं। किस साल का बनाना है? 2009। तो हमारा आ गया 1/1/2009। 1 लाख है। सवाल आपके सामने है, अपना सोल्यूशन सामने रख ले। 1 लाख, जितने एसेट खरीदे डेबिट, जितने बेचे क्रेडिट। अब पहली कहानी, आप लोगों के पास जो पहली ट्रांजैक्शन है तीसरे नंबर वाली, बल्कि चौथे नंबर वाली, एक्सचेंज किया है। बस 2 मिनट अब जाग जाओ, फिर सो जाना, सिर्फ 2 मिनट। जिशान, डेट क्या है भला? 1/7/2009। एक्सचेंज के केस में क्या लिखे, ये प्रॉब्लम है। पहला आप एक्सचेंज ही लिख दो, ये अच्छा नहीं है, लेकिन एक्सचेंज लिख सकते हो। एडिशन लिख दो, लेकिन आप कहेंगे सर ये जनरल एंट्री के अंदर तो नहीं आ रहा, क्योंकि जनरल एंट्री के अंदर तो कुछ और ही कहानी होती है। तो आप मुझे बताओ, जो आप नया एसेट लिया है वो किसके बदले लिया है? पुराने एसेट के बदले, और चेक भी दिया है, वो दोनों लिख दो। क्या लिख दो? पुराना एसेट लिख दो डिस्पोजल के नाम से, और बैंक लिख दो चेक के नाम से। ऐसा है या नहीं? पुराने एसेट का ट्रेड एंड लॉस लिखना पड़ेगा कि हमने पुराना एसेट कितने में दिया और पैसे कितने दिए। जो नया एसेट आपने 1200 का लिया है, 800 का चेक दिया है और अपना एसेट दिया है, तो अपना एसेट कितने में दिया होगा? 400 का। जो 1200 का एसेट लिया, 800 का चेक दिया, तो आपका पुराना एसेट कितने में गया? तो यहां पर आप ओल्ड एसेट भी लिख सकते हो, यहां पर डिस्पोजल भी लिख सकते हो, या आप एसेट गिवन अप भी लिख सकते हो, जो मर्जी आपका दिल करे। तो इस तरह से आपने अपना एक्सचेंज के केस में वैल्यू पूरी लिखनी है। ये बॉक्स में लिखना कंपल्सरी नहीं है, ये तो मैंने वैसे आपको समझाने के लिए। न्यू एसेट 1200 का भी लिख सकते हो, मतलब न्यू एसेट एक्सचेंज। लेकिन जनरल एंट्री की रिक्वायरमेंट क्या है? आपका न्यू एसेट डेबिट हो रहा है, किस वजह से, कैसे आया, वजह तो लिखनी चाहिए ना। तो वो 2 वजह है, वो नया एसेट 2 चीजों के बदले आया है। एक आपने चेक दिया और दूसरा आपने पुराना एसेट दिया। फिर उसके बाद अगला, इसी डेट को हमारा डिस्पोजल भी हुआ, इसको डिस्पोजल ही लिखना है। ब्रैकेट में एक्सचेंज लिख सकते हो। 5000 नहीं था ये, तो एक्सचेंज वाला डिस्पोजल है, ये 2000 ही है। इससे पहले भी एक डिस्पोजल है मेरे, पहले बाद में है, ये पहले है 1 जनवरी 5 और 30 जून को भी है, 30 जून। जब हमने सवाल सारा पढ़ लिया था ना, इसलिए 5000, ये पता चला 2750 था, लेकिन 5000 उसकी कॉस्ट फाइंड की। उसके बाद एक परचेज वाला एडिशन है, वो किस डेट को हुआ था? 1/10/9 परचेज। और भी कुछ है?
ये टोटल कितना आ गया? 1,12,000 11,12,000। कैरी टोटल कितना आ गया? 1,05,000। हाँ जी, ओके। ये अब चलते हैं इसका अक्यूमुलेटेड एक्शन का लेजर बनाते हैं। चलिए अब आप सोच सकते हो, दोबारा मैं दिखाऊंगा आगे जाके। 119 ब्रॉड ऑन गिवन है 33,000। 31 दिसंबर 9 डेप्रिसिएशन वर्किंग करनी पड़ेगी, और 30 जून एक तो डिस्पोजल है 2250। पता है वो कैसे पता चला? 5,000 कॉस्ट आई थी और 2750 उसकी बुक वैल्यू गिवन थी। 5,000 उसकी कॉस्ट आई थी और 2750 उसकी बुक वैल्यू गिवन थी, तो उसका डिफरेंस एक्यूमुलेट रखें तो है। एक और एसेट भी है 179 वाला, वो 900 लिख लेते हैं, वैसे मैं आपको फाइंड भी करवा देता हूं। ठीक है, और जरा आप डेप्थ फाइंड कर ले जरा। वर्किंग नंबर 1, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। पहला स्टेप कौन बताएगा? डेप्रिसिएशन ब्रॉड ऑन माइनस डिस्पोजल। क्या ब्रॉड ऑन की कॉस्ट लेंगे या ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू लेंगे? कॉस्ट लेंगे। ब्रॉड ऑन की कॉस्ट कितनी है? 1,00,000 माइनस डिस्पोजल की भी 5,000 माइनस 2,000। ये दोनों क्यों माइनस कर दिए? दो डिस्पोजल थे, मल्टीप्लाइड बाय। ओके की बात? ब्रॉड ऑन माइनस डिस्पोजल हो गया, फिर उसके बाद डिस्पोजल। एक डिस्पोजल है 5,000 का, और टाइम कितना है? और दूसरा डिस्पोजल है 2,000 का, और उसका भी टाइम कितना है? वो ये तो सवाल आपने किया हुआ है, इसलिए मैं स्पीडी करी जा रहा हूं। मैं कहता हूं कि एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ लें, आगे जाके अगला कॉन्सेप्ट पढ़ लें। कितना? 250, और इसका एडिशन। एक तो 1200 वाला हो गया, एक वो ट्रेडिंग स्टॉक वाला 11,000 वाला, उसका टाइम कितना है? 3। और कोई है? चले जी, लो 99। ये हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गई फॉर द ईयर। डेप्रिसिएशन चाहिए या कौन सा? ठीक है, आगे चलें। हाँ जी, इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। 99। अच्छा, 900 वाला कैसे आया? वो 2,000 वाला ऐसे था ना, 10%। और टाइम कितना था पहला उसका? नहीं, 2,000 वाला भी 4.5 है, उसका भी 4.5 है। क्लोज कर देंगे तो इसका कैरी डाउन कितना आ गया? 3982 अब रह गया डिस्पोजल के लेजर। बस फिर एक दफा दोबारा उठने वाला मुकाम आ गया। अच्छा, इसमें डिस्पोजल है 2, एक एक्सचेंज वाला। फिलहाल मैं दोनों अलग अलग बनवा रहा हूं। पेपर में आप इकट्ठा भी बना सकते हो, अलग अलग भी। पेपर में इकट्ठा बना देना चाहे, लेकिन मैं इसलिए अलग अलग बनवा रहा हूं ताकि आपको डिस्पोजल का पता चल जाए, वो एक्सचेंज वाले डिस्पोजल का, कि लिखना क्या क्या है। आए जरा, एक डिस्पोजल तो सादा जो डिस्पोजल है उसको तो अलग कर दो ना। सादा डिस्पोजल की कॉस्ट कितनी थी? 5,000।
उसकी एक्यूमुलेटेड एप्शन कितनी थी? 2250, और वो बेचा था 1500 का। और एसपीएल डन। दूसरा जो डिस्पोजल है उसको देख ले जरा। अब स्पीड थोड़ी स्लो कर देते हैं और आप भी जाग जाए। उसकी कॉस्ट कितनी थी? 2000। उसकी एक्यूमुलेटेड एप्शन कितनी थी? हाँ जी, उसके बदले कैश नहीं आया, बल्कि कैश तुम दे रहे हैं, उसके बदले नया एसेट आया। जो नया एसेट आया वो लिखो फिर, उसके बदले जो जो काम हुआ है ना वही लिख दो। 1200 का एसेट आया था और 800 का हमने चेक दिया था, ये लिखने का तरीका है। एक्सचेंज के केस में या तो आप ऐसा लिख दो या सिंपल लिख दो ट्रेड इन अलाउंस 400, या लिख दो ट्रेड इन अलाउंस 400। और यही हुआ है ना कि हमारा पुराना एसेट कितने का सेल हुआ? हमारे पुराना एसेट तो 400 पे गया ना, तो ये इसका जो डिफरेंस है वो ट्रेड इन अलाउंस ही होता है। तो जो पुराने एसेट के बदले काम हुआ है, एक नया एसेट आया है और पुराना एसेट के बदले हमने पुराना एसेट भी दिया और साथ चेक भी दिया, तो जो डिफरेंस है वो गेन है, ये लॉस। तो कितना लॉस आ गया या गेन आ रहा है? ये 2800 हो गया, ये भी 2800 हो गया, 700। ठीक होगी बात? तो इस तरह से आपने एक्सचेंज का केस पकड़ा। चले जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिख लें। कोई छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं ताकि सवाल हो जाए। कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा है? 3 या 4? चलो 4 हो गया। फुली डेप्रिशिएटेड एसेट्स अगर आपके पास हो तो क्या करोगे उसका? फुली डेप्रिशिएटेड एसेट्स क्या मतलब होता है? वो एसेट जो पूरी तरह डेप्रिशिएट हो गए हों बट स्टिल इन यूज। स्टिल इन यूज का मतलब है स्टिल हमारे पास मौजूद है और हम उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। कैन नॉट बी डेप्रिशिएटेड अगेन। कंसेप्ट क्या है? कैन नॉट बी डेप्रिशिएटेड अगेन, उसको दोबारा डेप्रिशिएट नहीं करेंगे। अंडर कॉस्ट मॉडल, एक और मॉडल भी तो पढ़ना है हमने, रीवैल्यूएशन मॉडल। उसके अंदर क्या होता है वो जब रीवैल्यूएशन मॉडल पढ़ेंगे तब कि वो अगर एसेट की वैल्यू रीवैल्यू कर दी जाए वो दोबारा डेप्रिशिएट कैसे होता है वो रीवैल्यूएशन में पढ़ेंगे। ये बात समझ लग गई? 5वां कॉन्सेप्ट, सिग्निफिकेंट पार्ट्स। या कह सकते हो डेप्रिसिएशन बाय पार्ट्स। सिग्निफिकेंट पार्ट या डेप्रिसिएशन बाय पार्ट्स। जी, एक ऐसा एसेट है जिसमें कुछ पार्ट सिग्निफिकेंट है। एक एग्जांपल लेते हैं, एक ट्रैवलिंग बस है। इसके अंदर अगर हम बात करते हैं कि तीन मेजर पार्ट है। एक बस की बॉडी, एक बस का इंजन और एक टायर्स, है ना सारे सिग्निफिकेंट पार्ट। अब आपने शायद, आपको आइडिया तो होगा कि ये जो बसें बहुत ज्यादा, जैसे लाहौर से जो बस कराची जाती है उसके तो जाते जाते टायर सारे हो जाते होंगे, या वो 2-4 दफा अगर उसका ट्रैवलिंग हो जाएगी तो टायर वो चेंज कर देते हैं। लेकिन क्या वो बस पूरी चेंज करते हैं? नहीं। इसका मतलब है टायर्स की लाइफ और है, टायर्स की लाइफ, और हो सकता है उसके ऊपर मेथड भी कोई और अप्लाई हो, नंबर ऑफ किलोमीटर
कि वो कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, उसके हिसाब से वो उसको डेप्रिशिएट करे। इंजन उसकी लाइफ और होगी, और जो बॉडी है उसकी भी लाइफ और होगी। इसमें सबसे ज्यादा लाइफ किसकी हो सकती है? बॉडी की, फिर उसके बाद इंजन की, और उसके बाद टायर्स की। तो जब ये इनकी लाइफ ही डिफरेंट है तो क्या इकट्ठे डेप्रिशिएट हो सकते हैं? जब आपके किसी नॉन करंट एसेट्स के सिग्निफिकेंट पार्ट्स हो जिनका लाइफ और मेथड चेंज हो, तो उसको फिर डेप्रिशिएट भी अलग अलग करते हैं। लेकिन बाहर वालों को ना पता चले कि घर के अंदर फसाद है। अंदर खाते में आप इसकी डेप्रिसिएशन अलग फाइंड कर लो, लेकिन एंट्री क्या पास करोगे? डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सारी प्लस करके। एसओएफपी के अंदर जब जाकर लिखोगे वो भी सारी प्लस करके, यानी सारी बुक वैल्यू कॉस्ट टोटल माइनस टोटल अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। वहां पर हम बॉडी इंजन टायर्स को अलग नहीं बताएंगे, सिर्फ डेप्रिसिएशन करते वक्त वर्किंग के अंदर। सपोज दैट हम कहते हैं कि एक बस की जो कीमत है वो तकरीबन जनाब 8 मिलियन है, सपोज कर रहे हैं। वैसे 8 मिलियन में आजकल बस मिलती नहीं। सपोज कर लेते हैं कि 80 लाख में हमने एक बस चोरी कर ली। हाँ जी, तो इसकी सपोज जो बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है उसकी कीमत हम कर देते हैं जी 50 लाख। उसके इंजन की कीमत हम कर लेते हैं तकरीबन 2.5 कर लेते हैं, और बाकी टायर्स की 5 लाख में भी ज्यादा मुझे लगती है फिर भी। लेकिन आज की कीमत के हिसाब से कोई पता नहीं चलता कि वो गाड़ी में भी तो काफी सारे टायर्स इस्तेमाल होते हैं। बॉडी की लाइफ कर लेते हैं 20 साल, इंजन की लाइफ कर लेते हैं 10 साल, और टायर की लाइफ कर लेते हैं 5 साल। वैसे तो ज्यादा है लेकिन समझाने के लिए। अब जब आप लोग इसको डेप्रिशिएट करोगे तो सारे पार्ट अलग अलग डेप्रिशिएट होंगे, लेकिन एंट्री पास करते वक्त क्या करेंगे? सारी डेप्रिशिएशन को प्लस करके। सपोज दैट मैं आपसे पूछता हूं पहले साल बस की बुक वैल्यू भी बताओ और उसकी डेप्रिशिएशन भी बताओ, तो क्या करेंगे? इसको 20 पे डिवाइड करेंगे, इसको 10 पे डिवाइड करेंगे और इसको 5 पे। ये 5 मिलियन को 20 पे डिवाइड करो, कितना आता है? 250,000। और ये भी आ जाएगा 250,000। ऐसे ही है, 10 पे डिवाइड करें और 5 लाख को 5 पे डिवाइड करो 1 लाख। तो इसकी जो डेप्रिसिएशन अगर आपको इससे पूछेगा तो आपने ये नहीं कहना कि जनाब इंजन की डेप्रिसिएशन ये है, टायर की ये है। आपने कहना जनाब बस की डेप्रिसिएशन 6 लाख है और बस की बुक वैल्यू क्या है? 8 मिलियन माइनस 6 लाख। बात समझ लगी? तो अगर हम बस की बुक वैल्यू बताओगे तो बुक वैल्यू भी किस तरह से बताएंगे? 8 मिलियन माइनस 600,000, तो 7400,000। ये है कि कोई भी एसेट अगर आप बाय पार्ट्स। अब ये सवाल मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, लेकिन मैंने ये टेस्ट में सवाल देने सारे। प्रैक्टिस आपकी उधर होगी जाके, तो फिर डिस्कस करेंगे। कल अपना वो टेस्ट वापस लेकर ना, टेस्ट आपके पास होना चाहिए, कल टेस्ट भी डिस्कस करना है, क्योंकि ये तो कॉन्सेप्ट छोटे छोटे से हैं। और बस एक सवाल कल का होमवर्क मैं दे देता हूं। आज 2 कॉन्सेप्ट काफी समझें और सवाल कोई अच्छा सा दें या बुरा सा दें? अच्छा सा, बुरा सा?